मालकिन, आपके पैरों में अधिक दर्द हो रहा हो तो तेल लगाकर मालिश कर दूं? बस इतना ही निकला निशा के मुंह से। तेल गरम करके लाती हूँ, कहकर सुधा चली गई। सुधा को जाते देखकर निशा सोचने लगी कि आज के इस मशीनी युग में प्यार खत्म हो गया है। भावनाओं संवेदनाओं का मोल नहीं रहा। ऐसे में प्रेम की वर्षा से नहलाने वाला एक भी प्राणी मिल जाए तो अच्छा लगता है। निशा के अधर मौन थे, पर मन में शब्दों की आंधी सी चल रही थी। मन अतीत की यादों में मुखर उठा था। कभी इस घर में बहुत रौनक रहती थी। बहुत ध्यान रखने वाले पति मदन शास्त्री और दोनों बेटों केशव और राघव के साथ निशा को समय का पता ही नहीं चलता था। मदन शास्त्री संस्कृत के अध्यापक थे। वे खुद भी इतिहास की अध्यापिका रही थीं। दोनों स्कूल से अलग अलग समय पर घर आते, पर जो भी पहले आता घर और बच्चों की जिम्मेदारियां संभाल लेता था। अचानक एक दिन दिल का दौरा पड़ा और मदन शास्त्री का निधन हो गया। यह एक ऐसा गहरा वज्रपात था जिसने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। एक पल को ऐसा लगा था जैसे शरीर बेजान हो गया और वे बस एक लाश बनकर रह गई थी। सालों से रात दिन का प्यारा साथ सहसा सामने से गायब हो अनंत में विलीन हो जाए तो हृदय विदारक अनुभूति ही होती है। समय की गति कितनी तीव्र होती है, इसका एहसास इंसान को तब होता है जब वह किसी के न रहने से उत्पन्न हुए शून्य को अनुभूत कर ठगा सा खड़ा रह जाता है। बच्चों का मुंह देखकर किसी तरह हिम्मत रखी और फिर अकेले जीना शुरू किया। दोनों बेटे बड़े हुए, पढ़ लिख कर विदेश चले गए और पीछे छोड़ गए एक बेजान बुत। जब दोनों छोटे थे तब उन्हें माँ की आवश्यकता थी। तब वे उन पर निस्वार्थ स्नेह और ममता लुटाती रहीं, और जब उम्र में छठे दशक में उन्हें बेटों की आवश्यकता थी तो वे इतने स्वार्थी हो गए कि उनके बुढ़ापे को बोझ समझकर अकेले ही उसे ढोने के लिए छोड़ गए। अपनी माँ को अकेले बेसहारा छोड़ देने में उन्हें जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। सोचते सोचते उनकी आंखें नम हो जाती। संतान का मोह भी कैसा मोह है जिसके सामने संसार के सभी मोह बेबस होकर हथियार डाल देते हैं। पर यही संतान कैसे इतनी निर्मोही हो जाती है कि अपने माता पिता का मोह भी उसे बंधन जान पड़ता है और वह स्नेह और ममता के बंधन से मुक्त हो जाना चाहती है। भर्राई आवाज में जब उन्होंने पूछा था, मैं अकेले कैसे रहूंगी, तो दोनों बेटे एक सुर में बोले थे, अरे सुधा है ना आपके पास, और कौन सा हम हमेशा के लिए जा रहे हैं, समय मिलते ही चक्कर लगा लेंगे माँ। निशा फिर कुछ नहीं बोली थी। भाग दौड़ भरे उनके जीवन में भावनाओं की शायद कोई जगह नहीं थी। दोनों चले गए थे। वे एक तरफ बेजान बुत बनकर पड़ी रहती। उन्हें कुछ नहीं चाहिए था सिवा दो प्यार भरे शब्द और बच्चों के साथ कुछ पलों के। रात को सोने जाती तो उनकी आंखें झर झर बहने लगती। सोचती कभी मदन जी का साथ, बेटों की शरारतों से उनका आंगन महकता रहता था, और अब यह सन्नाटा, कहाँ विलुप्त हो गए वो क्षण। अकेलेपन की पीड़ा का जहर पीते हुए, बेटों की उपेक्षा का दंश झेलते हुए समय तेज गति से चलता हुआ उन्हें यथार्थ की पथरीली भूमि पर फेंक गया। दोनों बेटे पैसे भेजते रहते थे। उन्हें अपनी पेंशन भी मिलती रहती थी। उनका गुजारा अच्छी तरह से हो जाता था। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें रुपए पैसे से कोई मोह नहीं था। वे तो बस अकेलेपन से व्यथित रहती। कभी कभी आस पड़ोस की महिलाओं से तो कभी अपनी साथी अध्यापिकाओं से मिल लेती थी, लेकिन उसके बाद फिर खालीपन। पूरे घर में वे और उनकी विधवा बाई सुधा थी। न कोई बच्चा, न कोई सहारा देने वाला रिश्तेदार। सुधा को भी उनकी एक सहेली ने कुछ साल पहले ही भेजा था। उन्हें भी घर के काम धंधे के लिए कोई चाहिए था, सो अब सुधा घर के सदस्य की तरह निशा को प्रिय थी। जीवन किसी सरल रेखा सा नहीं चल सकता। वह अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ ले लेता है। मालकिन, मैं तेल के साथ चाय भी ले आई हूं। मैं तेल लगाती हूं, आप चाय पीती रहना। सुधा की आवाज से उनकी तंद्रा टूटी। इतने में ही पड़ोस की मधु आ गई। वह अक्सर चक्कर काट लेती थी। अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद कभी कभी उनके पास खड़ी होकर दो चार बातें करती, फिर चली जाती। निशा को उस पर बड़ा स्नेह हो चला था। उन्होंने यह भी महसूस किया कि मधु कुछ गंभीर है। बोली,
आओ मधु, क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आंटी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है और मुझे आज ही गांव जाना है। सुनील और बच्चे भी मेरे साथ जा रहे हैं, लेकिन मेरी ननद पिंकी की परीक्षाएं हैं, उसे अकेले घर में नहीं छोड़ सकती। अगर आपको परेशानी ना हो तो कुछ दिन पिंकी को आपके पास छोड़ जाऊं? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है। आराम से जाओ, पिंकी की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मधु चली गई और पिंकी अपना सामान लेकर निशा के पास आ गई। पिंकी के आते ही घर का सन्नाटा दूर हो गया और निशा का मन चहक उठा। पिंकी की परीक्षाएं थीं। उसके खाने पीने का ध्यान रखते हुए निशा को अपने बेटों की पढ़ाई का जमाना याद आ जाता। फिर वे सिर झटक कर अपने आप को पिंकी के खाने पीने के प्रबंध में व्यस्त कर लेती। एक पिंकी के आने से उनकी और सुधा की दिनचर्या में बहुत बदलाव आ गया था। पिंकी फुर्सत मिलते ही निशा के पास बैठकर अपने कॉलेज की, अपनी सहेलियों की बातें करती। एक हफ्ते बाद मधु लौट आई तो पिंकी अपने घर चली गई। घर में अब फिर पहले सा सन्नाटा हो गया। इस सन्नाटे को सुधा की आवाजें ही तोड़ती थीं। अन्यथा वे चुपचाप रोज के जरूरी काम निपटाकर अपने कमरे में पड़ी रहती थीं। टीवी देखने का उन्हें ज्यादा शौक नहीं था। वैसे भी जब मन दुखी हो तो टीवी भी कहाँ अच्छा लगता है। मधु ने पिंकी का ध्यान रखने के लिए निशा आंटी को कई बार धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा, मधु, धन्यवाद तो मुझे भी कहना चाहिए। एक हफ्ता पिंकी के कारण मन लगा रहा। निशा से बात करने के बाद मधु थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, आंटी, आजकल कितनी ही लड़कियां पढ़ने और नौकरी करने को बाहर निकलती हैं। आप क्यों नहीं ऐसी लड़कियों को पेइंग गेस्ट रख लेती? आपका समय भी कट जाएगा और आर्थिक रूप से भी ठीक रहेगा। नहीं मधु, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मेरा काम अच्छी तरह से चल जाता है। ठीक है आंटी, लेकिन आपका मन अच्छा रहेगा तो आप शारीरिक रूप से भी स्वयं को स्वस्थ महसूस करेंगी। ठीक है, देखती हूँ। बस आंटी, बाकी काम अब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, कहकर मधु चली गई। 4 दिन बाद ही मधु एक बोर्ड बनवा कर लाई जिस पर लिखा था आशियाना, और निशा को दिखाकर बोली, देखिए आंटी, आपका खालीपन मैं कैसे दूर करती हूँ। अब आपके आसपास इतनी चहल पहल रहेगी कि आप ही शांति का एक कोना ढूंढेंगी। निशा मुस्कुरा दी, अंदर गई। वापस आकर मधु को कुछ रुपए दिए तो उसने नाराजगी से कहा, आंटी, आपके लिए मेरी भावनाओं का यही महत्व है? अरे बेटा, बोर्ड वाले को तो देने हैं ना, उसी के लिए है। तुम्हारी भावनाओं, प्रेम और आदर को मैं किसी मूल्य से नहीं आंक सकती। इस वृद्धा के जीवन के सूनेपन को भरने के लिए तुम्हारे इस सराहनीय कदम का कोई मोल नहीं है। आंटी, आप ऊपर वाले कमरे साफ करवा लीजिए, अब मैं चलती हूँ। बोर्ड वाले को एक बोर्ड पिंकी के कॉलेज के पास लगाने को कहा है और यह वाला बोर्ड बाहर लगवा दूंगी। मधु यह कहकर चली गई। निशा ने पता नहीं कब से ऊपर जाना छोड़ा हुआ था। ऊपर बेटों के कमरों को बंद कर दिया था। आज वे ऊपर गईं। कमरे खोले तो पुरानी यादें ताज़ा हो आईं। सुधा के साथ कमरों की सेटिंग ठीक की, साफ सफाई करवाई और फिर नीचे आ गईं। एक हफ्ते बाद पिंकी आई तो उसके साथ 2 लड़कियां और एक महिला भी आई। पिंकी बोली, आंटी, ये मेरे कॉलेज में नई आई हैं और इनके मम्मी पापा इन्हें हॉस्टल में रहने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। उसके बाद साथ आई महिला बोली, आपके यहाँ मेरी बच्चियां रहेंगी तो हमें चिंता नहीं होगी। मधु जी ने बताया है कि आपके यहाँ दोनों सुरक्षित रहेंगी और अब तो देखकर बिल्कुल चिंता नहीं रही। बस आप कहें तो ये कल से ही यहाँ आ जाएंगी। निशा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, ये अपना सामान लेकर कल आ जाएंगी। यह कहकर वह चली गई। अगले दिन ही नीता और ऋतु सामान लेकर आ गई। सुधा खुशी खुशी उनका सामान ऊपर के कमरों में सेट करवाने लगी। निशा जी दोनों लड़कियों के खाने की पसंद नापसंद पूछकर सोचने लगी कि चलो, अब इन लड़कियों के बहाने खाना तो ढंग से बन जाया करेगा। शाम को अमेरिका से बड़े बेटे का फोन आया
तो उन्होंने इस बारे में उसे बताया। वह कहने लगा, माँ, क्या ज़रूरत थी आपको इन चक्करों में पड़ने की? आपको आराम करना चाहिए। यह आराम ही तो मुझे परेशान कर रहा था, इसमें बुरा क्या है? केशव ने फोन रख दिया था। छोटे बेटे राघव को भी उनकी यह योजना पसंद नहीं आई थी, लेकिन निशा ने दोनों की पसंद की चिंता नहीं की। नीता और ऋतु शाम को आती तो नीचे ही निशा के साथ खाना खाती, कुछ बातें करती, फिर ऊपर चली आती। दोनों निशा से खूब घुल मिल गई थीं। उनके माता पिता के फोन आते रहते और निशा जी से भी उनकी बात होती रहती। अब निशा को घर में अपने जीवन में अच्छा परिवर्तन महसूस होता। वे अब खुश रहने लगी थी। 15 दिन बाद ही एक और लड़की अवनी भी अपना बैग उठाए चली आई और सब बातें समझकर निशा के हाथ में एडवांस रख दिया। निशा ने सबसे पहले सुधा की मदद के लिए एक और महिला सुमन को रख लिया। तीनों लड़कियां सुबह नाश्ता करके जाती, फिर शाम को ही आती। सबके माता पिता को यह तसल्ली थी कि लड़कियों को साफ सुथरा घर का खाना मिल रहा है। निशा की कोई बेटी तो थी नहीं। अब हर रोज लड़कियों और उनके क्रियाकलापों को देखते रहने का लोभ वे संवरण न कर पाती। लड़कियों के शोर में उन्हें जीवन का संगीत सुनाई देता, नई उमंग, और इस संगीत ने उनके जीवन में नई उमंग, नया जोश भर दिया था। दुबली पतली बड़ी बड़ी आंखों वाली सुतवा नाक और गौर वर्ण अवनी उनके मन में बस गई। नीता और ऋतु हंसती खिलखिलाती रहती, लेकिन अवनी बस हल्का सा मुस्कुराकर रह जाती और हमेशा सोच में घिरी दिखती। अवनी की माँ की मृत्यु हो चुकी थी। उसके पिता फोन पर निशा से संपर्क बनाए रखते। गांव में ही वे अवनी के छोटे भाई बहन के साथ रहते थे। बिना माँ की बच्ची से निशा को विशेष स्नेह था। इधर कुछ दिनों से निशा देख रही थी कि अवनी कॉलेज भी देर से जा रही थी और असमय लौटकर चुपचाप ऊपर अपने कमरे में पड़ी रहती थी। उन लड़कियों के व्यक्तिगत जीवन में निशा हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब रहा नहीं गया तो नीता और ऋतु के जाने के बाद ऊपर गई। देखा, अवनी आंखों पर हाथ रखे चुपचाप लेटी है। आहट पाकर उठकर बैठ गई। निशा ने पूछा, क्या हुआ अवनी, तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं आंटी, कॉलेज जाने का मन नहीं था। चलो, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखा देती हूँ। नहीं आंटी, आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। निशा उसके बेड पर बैठ गई। उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, मैं अकेली जिंदगी काट रही थी, तुम लोग आए तो मैं फिर से जी उठी। सिर्फ पैसे देकर पेइंग गेस्ट बनने की बात नहीं है, तुम लोगों से मैं जुड़ सी गई हूँ। मेरी तो कोई बेटी है नहीं, तुम्हें देखा तो बेटी की कमी पूरी हो गई। मुझे भी अपनी माँ की तरह समझ लो। किसी बात पर अकेले परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकती हो। अवनी सुबह उठी, घुटनों पर सिर रखकर रो पड़ी। एक बार तो निशा चौंक पड़ी, कहीं ये लड़की कोई गलती तो नहीं कर बैठी। यह विचार आते ही निशा मन ही मन परेशान हो गई। फिर बोली, अवनी, मुझे बताओ तो सही। आंटी, मुझसे गलती हो गई है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी? कौन है, कहाँ रहता है? निशा जी ने पूछा। इसी शहर में रहता है, कह रहा है कि उसकी मम्मी कभी अपनी जाति से बाहर इस विवाह के लिए तैयार नहीं होंगी। तुम मुझे उसका पता और फोन नंबर तो दो। नहीं आंटी, अजय ने कहा है कि वह अपनी मम्मी से बात नहीं कर सकता। अब कुछ नहीं हो सकता। सारी सामाजिक संहिताओं को फलांग कर तुमने अच्छा तो नहीं किया, लेकिन अब तुम मुझे उसका पता दो और फ्रेश होकर कॉलेज जाओ। देखती हूँ क्या हो सकता है। निशा ने अवनी को कॉलेज भेजा और अवनी को बिना बताए उसके पिता गोपाल दास को फौरन आने के लिए कहा। मधु को भी बुलाकर उससे विचार विमर्श किया। शाम तक गोपाल दास आ गए। निशा ने उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया। गोपाल दास ये सब सुनकर सख्ती में आ गए और शर्मिंदा हो गए। उनकी झुकी हुई गर्दन देखकर निशा ने उनकी मानसिक दशा का अंदाजा लगाकर कहा,
क्यों ना एक बार अजय के माता पिता से मिल लिया जाए। आप कहें तो मैं और मधु भी चल सकते हैं। गोपाल दास को यह बात ठीक लगी और तय हुआ कि एक बार कोशिश की जा सकती है। उसी दिन निशा ने अजय की मम्मी से फोन करके मिलने का समय मांगा। इतने में अवनी लौट आई और अपने पापा को देखकर चौंक गई। गोपाल दास का झुका हुआ चेहरा देखकर अवनी की आंखों से आंसू बह निकले। रात को निशा और मधु गोपाल दास के साथ अजय के घर गए। निशा को देखकर अजय की मम्मी चौंक पड़ी। निशा उसका चौंकना समझ नहीं सकी। नीता, अजय की मम्मी, हाथ जोड़कर बोली, मैडम, आपने मुझे नहीं पहचाना? निशा ने कहा, सॉरी, वास्तव में मैंने आपको नहीं पहचाना। मैडम, मैं नीता भारद्वाज। मुझे आपने ही पढ़ाया था। 12वीं में पूरा साल मेरी फीस आपने ही भरी थी। हाँ, याद आया। नीता, इतने साल हो गए, तुम इसी शहर में हो, कभी मिलने नहीं आई? नहीं मैडम, अभी 1 साल पहले ही हम यहाँ आए हैं। कई बार सोचा लेकिन मिल नहीं पाए। नीता के पिता की मृत्यु के बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, जिसका पता चलने पर निशा ही नीता की फीस भर दिया करती थी। नीता और उसकी माँ उनकी बहुत एहसानमंद थी, लेकिन अब घर के रखरखाव से आर्थिक संपन्नता झलक रही थी। नीता ने कहा, अजय मेरा इकलौता बेटा है और उसके पिता रवि इंजीनियर हैं जो अभी ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं। हाँ, मैं अजय के बारे में ही बात करने आई थी। क्या करता है आजकल? अभी कुछ ही दिन पहले उसे नौकरी मिली है। अब तक नीता का नौकर चाय लेकर आ चुका था। निशा ने सारी बात नीता को बता दी थी और कहा, नीता, मैं आशा करती हूँ जाति धर्म के विचारों को एक को रखकर तुम अवनी को अपना लोगी। मैडम, अब आप चिंता ना करें। आपका कहना क्या मैं कभी टाल सकती हूँ? सबके दिलों से बोझ हट गया। नीता ने कहा, मैं रवि से बात कर लूंगी। मैं जानती हूँ उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ, मैं अवनी से कल आकर जरूर मिलूंगी और जल्दी ही विवाह की तिथि निश्चित कर लूंगी। मैडम, अब आप बिल्कुल चिंता ना करना। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। सब चलने के लिए उठ खड़े हुए। गोपाल दास ने कहा, आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप विवाह की तिथि तय करके बता दीजिए, विवाह की भी तैयारी करनी होगी। निशा मुस्कुराई और बोली, आपको ही नहीं मुझे भी तैयारी करनी है। मैंने उससे अपनी बेटी जो कहा है। गोपाल दास लौट गए। निशा और मधु भी घर आ गए। निशा ने अवनी को यह समाचार दिया तो वह चहक उठी और उनके गले लग गई। थैंक यू आंटी। वे अब बहुत खुश थीं। उन्होंने अपने जीवन की कठोर सच्चाई को अपनाकर पुरानी यादों को मन के कोने में दबाकर रख दिया था और नई नई प्यारी खिलखिलाती यादों के साथ जीना शुरू कर दिया था। वे अब यह जान चुकी थी कि जिन्हें प्रेम का, ममता का मान रखना नहीं आता, उन पर स्नेह लुटाकर अपनी ममता का अपमान करवाना निरी बेवकूफ़ी है। अब उन्हें अवनी के विवाह की भी तैयारियां करनी थी। इस सप्ताह में उनके जोड़ों के दर्द ने भी हार मान ली थी। आराम तो उन्हें अब मिला था उकताहट से, दर्द से, घर में पसरे सन्नाटे से। अब उनका आशियाना खिलखिलाता रहेगा, हंसता रहेगा, बोलता रहेगा, लड़कियों के साथ और उनके साथ। अब उन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी के प्रति क्रोध नहीं। जीवन की छोटी छोटी खुशियों में ही बड़ी बड़ी खुशी खोज लेना, यही तो जीवन है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये कहानी आपको दिल से छू गई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल में कोई कोना जगाया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, नोटिफिकेशन को, बेल को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आपके प्यार और समर्थन का हमेशा इंतज़ार रहेगा।